चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। सो मेजरमेंट यानी यहाँ पे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट। कौन सी मेजरमेंट है? एक है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मेथड कि इससे हम लोग नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड? सो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये होता है the value of goods and services is produced कि जो भी goods and services की value को हम लोग produced कर रहे हैं। So this type of the method is known as the value added method। जो value additions हो रही है goods and services में, right? So this type of the method is known as value added method। Under this method हम लोग नेशनल इनकम जो है वो एस्टिमेट करते हैं बाय द वे ऑफ द कैलकुलेटिंग द एनवीएएफसी। इट इज आल्सो नोन एज द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो वैल्यू एडेड मेथड के सर्टेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वैल्यू ऑफ आउटपुट। So value of output में there are two types of component. One is the sales and second is a changing stock. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स? तो यहाँ पे ये टोटल सेल्स है। तो सेल्स में दो कंपोनेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, तो आपको टोटल सेल्स मिलेगा। और चेंजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको चेंजिंग स्टॉक मिलेगा। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ इनपुट में यहाँ पे नॉन फैक्टर्स इनपुट को हम लोग कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट को। अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स इनपुट दैट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो हम लोग नॉन फैक्टर्स इनपुट को कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली नॉन फैक्टर्स इनपुट यानी कौन से? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो है उसको हमने समराइज ऐसे किया हुआ है कि मान लो कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस प्लस इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को हम लोग कुछ मान लो कि बाहर से कोई गुड्स मंगवा रहा है, ऐसे रॉ मटेरियल मंगवा रहा है। सो इन दोनों चीजों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इंपोर्ट, इट इज नोन एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो किसको हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं? तो ये रहा परचेस फ्रॉम हाउस होल्ड, तो वो भी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। परचेस फ्रॉम गवर्नमेंट वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। परचेस फ्रॉम अदर फर्म्स वो भी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और इंपोर्ट, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे एक और चीज है कि भाई आपको मान लो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 1200, राइट? और इंपोर्ट दिया हुआ है 1200, तो हम लोग कौन सी चीज को कंसिडर करेंगे? 2400 या 1200? एग्जैक्टली हम लोग 1200 को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म है 500 और इंपोर्ट जो है 100। सो यहाँ पे देखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डोमेस्टिक फर्म, वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डोमेस्टिक फर्म। सो डोमेस्टिक फर्म प्लस इंपोर्ट, सो टोटल कुल मिला के क्या होगा? 600। इंटरमीडिएट कंजम्पशन टोटल कितनी होगी? योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 600। नेक्स्ट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1000, इंपोर्ट 200। सो यहाँ पे वर्ड डोमेस्टिक ऐड नहीं किया गया, सो दैट मीन्स अवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ओनली एंड ओनली 1000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1000 एंड इंपोर्ट 200, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक फर्म को ऐड नहीं, डोमेस्टिक वर्ड्स जो है वो ऐड नहीं किया गया। इफ डोमेस्टिक वर्ड इज एडेड, ऐसा लिखा होता कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल विद इन दी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इन अहमदाबाद, ओके? तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अहमदाबाद से हमने किया हुआ है और साथ में इंपोर्ट भी दिया हुआ है। सो आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1200, ओके? कि हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 था, लेकिन यहाँ पे ऐसा ओनली मेंशन किया गया है कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ओनली एंड ओनली 1000 एंड इंपोर्ट 200। सो वी आर कंसीडर दैट कि दिस इंपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल। सो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा? कि हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 होगा। नेक्स्ट अब देख, सेल्स 2000 और एक्सपोर्ट 400, तो आगे डोमेस्टिक सेल्स ऐड किया है? नहीं किया है। तो
जो है वो सेल्स में इंक्लूडेड है, सो टोटल हाँ सेल्स की वैल्यू कितनी होगी? टोटल सेल्स की वैल्यू होगी 1000। अब सेकंड लास्ट वाला कंपोनेंट देख, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। सो योर डोमेस्टिक सेल्स इज 700 एंड एक्सपोर्ट इज 200, तो यहाँ सेल्स दिया हुआ है, तो योर टोटल सेल्स इज 900। नेक्स्ट, तो फॉलोइंग स्टेप विल बी कैलकुलेटेड इन अ वैल्यू एडेड मैथड। तो फर्स्ट स्टेप जो है ऑलरेडी तूने लिखा हुआ है, GVOMP, सेल्स प्लस GVMP, value of output minus intermediate consumption. Exactly. So NVMP, GVMP minus depreciation, और NVAFC, NVMP minus NIT. एक ऐसा भी बन सकता है, sales plus changing stock minus IC minus depre and minus NIT. ये भी बन सकता है. So from the following data, calculate the value of output at market price. That means GOMP, GVAMP, NVMP और NVFC. So one by one, one components करते. सबसे पहला जो component है GVOMP. So what is the formula of the GVOMP? Sales plus changing stock. So what is sales? Sales हमारा है 800 plus changing stock, that means 100, तो GVOMP आएगा 900. सेकेंड जो है GVAMP. So GVOMP minus IC. So purchase of intermediate inputs 200, 900 minus 200. So 900 minus 200, that's 700. Next जो है कि NVAMP. So what is the formula of the NVAMP? MP, that means minus depre 700, depreciation कितना दिया हुआ है 50, 700 minus 50, तो आंसर इज 650. एंड फोर्थ इज आपको NVAFC फाइंड आउट करना है, 650 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, तो आंसर इज 600. सम नंबर 2. ओके, सम नंबर 2 क्या है कि भाई सेम है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये आपके लिए हो जाएगा चेंजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल IC दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट मींस डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी आपके लिए हो जाएगा NIT. NVAFC इक्वल टू सेल्स प्लस स्टॉक माइनस IC माइनस डेप्री माइनस NIT. ओके, तो अब सब में सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है 1600. चेंजिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो चेंजिंग स्टॉक कितना होगा? नेक्स्ट इज IC, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको 300 दिया हुआ है, राइट, माइनस 300. डेप्रीशिएशन, तो कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल आपको 200 दिया हुआ है, तो डेप्रीशिएशन आपका आएगा 200 माइनस NIT 150 माइनस 50, 100 होगा. सो 1600 में से माइनस करेंगे 203, टोटल NVFC कितना आएगा? 800. सो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है, कैलकुलेट NVAFC. अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ द 10 ईयर्स. दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक डेप्रीशिएशन का हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है. 1 लाख रुपीज आपका डेप्री हो जाएगा. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल्स दिया हुआ है. अनसोल्ड गुड्स तो आपके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा. और GST तो आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा. अब सब में एक बहुत ध्यान से बात सुन लो कि जब सब में ओनली एंड ओनली टैक्स दिया हुआ है, सो टैक्स ऑलवेज, जब हम NVFC कैलकुलेट करें तो टैक्स ऑलवेज डिडक्ट होगा और सब्सिडी ऑलवेज क्या होगी? प्लस होगी. ओके, तो अब हम लोग करते हैं कि NVAFC इक्वल टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक
minus IC minus Debris. debris minus NIT. So our sales is the 20 lakh plus changing stock 2 lakh. Our intermediate consumption single use producer goods is 5 lakh. डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन के लिए एक वर्किंग नोट लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर डेप्रीशिएशन. सो डेप्रीशिएशन की फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन. So our cost of asset is 10 lakh और estimated lifespan is 10. So depreciation कितना आएगा 1 lakh. So 1 lakh आपके लिए क्या होगा depreciation. और NIT, तो NIT that means indirect tax minus subsidy. तो हमारे सब में indirect tax दिया हुआ है, सब्सिडी दिया नहीं है. So टोटल कुल मिला के 22 minus 15 lakh years. Calculate change in stock. तो कैलकुलेट चेंजिंग स्टॉक. सेल्स दिया हुआ है 400, NBAFC 200, यहां पे रुपीस इन CR, सब्सिडी 10, चेंजिंग स्टॉक जो हमें कैलकुलेट करना है, डेप्रीशिएशन 40 है और IC जो है वो आपका 100 है. राइट. तो अब हम लोग कैलकुलेट चेंजिंग स्टॉक, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, NBAFC इक्वल टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक माइनस IC माइनस डेप्री माइनस NIT. इन अवर सम सेल्स 400 है, चेंजिंग स्टॉक हमें फाइंड करना है, NBFC 200 है, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी 100 है, डेप्री हमारे लिए 40 है और NIT सब में NIT दिया हुआ है. आंसर इज नो, यस, सब्सिडी दी हुई ना पे 0. अब जो चीज बता रहा था वो वाली 200 400 माइनस 100 माइनस 40, 0 माइनस 10, तो यहाँ पे माइनस 10 होगा. तो तीसरा स्टेप ये होगा 200 400 प्लस x 100 माइनस 40, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 10. सो फोर्थ स्टेप 410 माइनस 140, तो ये होगा 270 प्लस x. तो ये इस साइड जाएगा 200 माइनस 270 इक्वल टू x. तो x इक्वल टू माइनस 70. देयरफॉर चेंजिंग स्टॉक आपका क्या होगा माइनस 70. ये आपके लिए आंसर है. मेथड इज इनकम मेथड. तो अब इनकम मेथड में क्या है, तो इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स पेमेंट मेथड. क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स पेमेंट मेथड बोलते हैं, और एल्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, उसको डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड भी बोलते हैं. बेसिकली इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स है. एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड तीसरा है मिक्स्ड इनकम. दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम मेथड. तो सबसे पहले 1 बाय 1 कंपोनेंट समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहला आता है वेजेस एंड सैलरी. सो यहाँ पे मान लो कि कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी उसके लिए क्या होगी, तो सैलरी उसके लिए इनकम होगी. तो उसको हम लोग इनकम मेथड में कंसिडर करेंगे. दूसरा है पेमेंट इन काइंड. आज मान लो कि पेमेंट इन काइंड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉई को मान लो कि हाउस प्रोवाइड्स कर रहा है या कार अकोमोडेशंस दे रहा है या कुछ भी मान लो कि टी शर्ट्स या शर्ट्स या व्हाटएवर जो भी कुछ दे रहा है
तो वो सारी चीजें पेमेंट इन काइंड्स में आएगी और वो हम लोग इनकम मेथड में यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जनरली हाँ पीएफ, जनरली रूल ये है पीएफ एक्ट में कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बोथ आर कंट्रीब्यूटेड। एम्प्लॉय के लिए कोई लिमिट नहीं है कि कितना कंट्रीब्यूशंस करना, कि इट्स वन काइंड ऑफ द सेविंग, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए एक लिमिट है कि 10% से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता और वो भी बेसिक सैलरी का, राइट। जनरली आप देख रहे हो कि किसी की सैलरी 1,50,000 है तो उसकी बेसिक सैलरी देखना, तो बेसिक सैलरी उसकी 10,000 या 12,000 होगी, राइट। बाकी के सारे अकोमोडेशंस और बाकी के सारे अलाउंसेस जो है वो एड ऑन करके उसकी सैलरी होती है 1,50,000, तो बेसिक सैलरी का 10,000 देता है। तो एम्प्लॉयर जो है हमारी इनकम में एक एडिशनल इनकम हमें प्रोवाइड्स कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर ओनली एंड ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज द पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जनरली हम वही पेंशन को कैलकुलेट करते हैं कि जो पेंशन सैलरी का पार्ट है, ओके। ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, सो टू बी स्पेसिफिक इट डज नॉट एड इन ओल्ड एज पेंशन, कि हम लोग ओल्ड एज पेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली एंड ओनली हम लोग वही पेंशन को कंसिडर करेंगे जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो एक अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट का पार्ट है, वही पेंशन को कंसिडर करेंगे। ओल्ड एज पेंशन इज योर ट्रांसफर पेमेंट जो हम टैक्स पे करते हैं, राइट, और वही टैक्स से गवर्नमेंट हमें यानी हमारे सिटीजन को एक पेंशन देती है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। तो वो जो पेमेंट हुआ वो ट्रांसफर पेमेंट होगा, सो वी आर नॉट अ कंसीडर ओल्ड एज पेंशन, ओनली एंड ओनली हम लोग नॉर्मल पेंशन ही कंसीडर करेंगे। नॉर्मल पेंशन इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सी फॉर एग्जाम्पल कि आजकल ना कि काफी सारे टीचर्स, प्रोफेसर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से ऐसा बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग ना कि क्या करो कि हमें ओल्ड एज पुरानी पेंशन स्कीम हमें प्रोवाइड करो। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने 2015 या 2016 से एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, वहां से उन्होंने पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है। अब ओल्ड एज नॉर्मल पेंशन क्या है कि आप एक रिटायरमेंट हो जाते हो एंड रिटायरमेंट के बाद आपको एक अमाउंट मिलती है जिस अमाउंट से आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। दिस इज नोन एज द पेंशन। ओल्ड एज पेंशन किसको मिलता है कि जो कोई भी नॉर्मल सिटीजन है, राइट, मैं हूं, तू है, कोई भी नॉर्मल सिटीजन ओल्ड एज पेंशन मिलेगा, लेकिन हमारे आगे पीछे कोई होना नहीं चाहिए, ना हमारा लीगल हेयर्स होना चाहिए, ना हमारी कोई कैरटेकर करने वाला कोई बंदा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उस लोगों को एक सर्टेन अमाउंट्स देती है जिस अमाउंट की वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। सो दिस टाइप ऑफ पेंशन इज नोन एज द ओल्ड एज पेंशन। जनरली ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से ही देती है, तो हमारे पैसे से ही गवर्नमेंट उन लोगों को हम पेंशन दे रही है। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसफर पेमेंट, हमने पे किया और गवर्नमेंट उसके सामने हमें सर्विस दे रही है। सो वी आर नॉट कंसिडर ओल्ड एज पेंशन, वी आर कंसिडर ओनली एंड ओनली नॉर्मल पेंशन। नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन सी चीज आएगी, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन पार्ट है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड शेयर पे मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी जो है वो अपने लाइक हाँ टर्नओवर से एक लिमिट इंक्रीज होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कि कंपनी ने सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्टेन परसेंट प्रॉफिट बचा के रखा है फॉर फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। सो दिस टाइप ऑफ द प्रॉफिट इज नोन एज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम है क्या,
जनरली मिक्स्ड इनकम है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है। मिक्स्ड इनकम क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम में क्या आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। सो लैंड आपकी खुद की है तो रेंट भी आपको मिलेगा, लेबर आपका आप खुद हो दैट मीन सैलरी भी आपको मिलेगी, कैपिटल आपकी खुद की है तो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि लाइक यू आर द एंटरप्रेन्योर, आप पूरी चीजों को मैनेज करो तो प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा। इट्स अ वन काइंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिक्स्ड इनकम, उसको हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद है कि फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो है एनडीपीएफसी। NDPFC always income. NDPFC is also considered as a domestic income. NDPFC is also considered as a domestic income, right? कभी आपको पूछे कि कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये होता है कि NDPFC। सो NDPFC की फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यस, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, ये है एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, एनडीपीएफसी से डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना है। सो नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड, तो कौन से प्रिकॉशंस है इनकम मेथड के। सबसे पहला जो प्रिकॉशंस है कि वी आर नॉट अ कंसीडर इन इनकम मेथड ओल्ड एज पेंशंस। Second is unemployment allowance. Third is the scholarships. Fourth is the pocket allowance. Flood relief consider नहीं करेंगे, ये बहुत बार आता है सब में। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दिस ऑल आर नॉट इंक्लूडेड इन इनकम मेथड, ये इनकम मेथड में इंक्लूड होगा नहीं। उसके बाद जो है कि भाई इलीगल एक्टिविटी के, इलीगल एक्टिविटीज जो है वो भी इनकम मेथड में उससे जो भी पैसा कमाया हुआ वो भी इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन कमीशन जो है कि गाड़ियां या हाउस जो है वो परचेज एंड सोल्ड करके जो कमीशन जो है वो बंदे ने कमाया हुआ है, वो कमीशन हम लोग नेशनल इनकम में एड ऑन करेंगे। लॉटरी इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि वो नेशनल इनकम में एड ऑन नहीं होगा। अब मान लो कि सब में आपको दिया हुआ है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों कंपोनेंट दिए हैं, साथ में आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओनली प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, ये तीनों कंपोनेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इफ सब में प्रॉफिट दिया हुआ है, और एक और बात कि सब में जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट के साथ ये तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो वी आर नॉट कंसीडर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वी आर ओनली एंड ओनली कंसीडर प्रॉफिट। हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, कंसिडर करेंगे प्रॉफिट ही कंसिडर करेंगे। Once a profit is included, estimation of national income, any of these components should not be separately added. So हमने profit ले लिया है तो only and only consider profit, not a consider corporate tax, dividend and undistributed profit. Calculate the GDP MP. GDP MP को हमें calculate करना है, राइट। सो जीडीपी एमपी की हमें सबसे पहले एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर दें, देन आफ्टर हम लोग जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनडीपीएफसी। सो सब में हमें सीओई कितना दिया हुआ है, 1,33,630 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस यानी 50,440 प्लस हमें एमआई दिया हुआ है 1,61,120। तो उसकी हम लोग टोटल करेंगे तो कितना टोटल आएगा, 1,33,630 प्लस 50,440 प्लस 1,61,120। तो आंसर इज 3,45,190। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एमपी। सो व्हाट इज द, फॉर अब कन्वर्जन आएगा, द फॉर्मूला क्या होगी,
यस 345,190 नेट से ग्रॉस, तो डेप्री प्लस होगा, तो हमारे यहाँ पे डेप्री कितना दिया हुआ है 22,170 प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सो 38,640 माइनस 3370। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले एनआईटी कर देते हैं, 38,640 माइनस 3370, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, तो आपकी 35,270, तो आंसर आपका आएगा 3,45,190 प्लस 22,170 प्लस 35,270, so your answer 02630. नेक्स्ट इज सम नंबर 2, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम है तो क्या आएगा NNPFC, ओके। तो नेशनल इनकम जब आपको दिया हुआ ऐसा बोला हुआ है नेशनल इनकम, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे NNPFC। तो अब हमें सब में कौन सी चीज दी हुई है, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है, वेजेस एंड सैलरी इज पार्ट ऑफ द COE। देन आफ्टर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सो वी आर अज्यूम दैट कि ये एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये भी किसका पार्ट है COE का। ओल्ड एज पेंशन आएगा नहीं, फ्लड रिलीफ आएगा नहीं, पेड बाय गवर्नमेंट नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट आएगा और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम आएगी। तो हमें यहाँ पे NNPFC फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग NDPFC को कैलकुलेट करते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी आपका कितना है 1 लाख, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 20,000, राइट, प्लस आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है 10,000, प्लस आपकी रेंट इनकम कितनी है 30,000, डिविडेंड कितना है 20,000, प्लस अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट इज 10,000 and self-employed income is 80,000. Self-employed income is known as mixed income. चलो कैलकुलेट करो कितना 21, 30, 30, 160, 160, 180, 180 प्लस 90, आंसर इज 2,70,000। अब हमें NDPFC से NNPFC, तो NDPFC प्लस NFIFA इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो NFIFA दिया नहीं है, तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, सो योर आंसर इज 2,70,000। Expenditure matter. So what are the components of the expenditure method? So basically there are 4 components of the expenditure method. One is private final consumption expenditure. Another is the fixed investment. It is also known as the gross domestic capital formations. Then after inventory investment, it is also known as the changing stock and government final consumption expenditure and net export. So one by one हम लोग पर एक expenditure को हर एक components को हम लोग explain करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन से प्राइवेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जो इंडिविजुअल बंदा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर इज नोन एज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आज मान ले कि तूने स्कूटर लिया, बाइक लिया, गाड़ी लिया, व्हाटएवर, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भी गुड्स एंड सर्विस के पीछे एक्सपेंडिचर कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जनरली यहाँ पे होता क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजिंग स्टॉक, ओके। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 3 कंपोनेंट्स, तो कौन से सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है कि भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में जो आपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मशीनरी लेके आए हो या व्हाटएवर जो भी लेके आए, तो बिजनेस में जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट किया तो वो किसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा।
दूसरा जो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की, जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस आपने किया हुआ है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। एंड तीसरा जो है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है फॉर गवर्नमेंट क्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्म है, गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर करती है, तो जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कंसिडर एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों का आरसी और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक को दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस GDC डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे आते हैं? सो एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐसे आते हैं कि मान लो कि सब में आपको ऐसा दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, और साथ में आपको दिया हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सो मान लो कि डेप्री नहीं दिया हुआ है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, ओके, सॉरी नॉट अ प्लस, यानी यहाँ पे हम लोग उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेप्रीशिएशन। काफी बार ऐसे भी दिया होता है कि मान लो कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है, साथ में आपको दिया होता है चेंजिंग स्टॉक दिया होता है और नेट इन्वेस्टमेंट दिया होता है। जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशंस और चेंजिंग स्टॉक दिया होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल चेंजिंग स्टॉक को दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। दिस इज द फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजिंग स्टॉक इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डेप्रीशिएशन मिलेगा। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस माइनस नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको क्या मिलेगा? डेप्रीशिएशन। ओके, सो नेक्स्ट इज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट देखा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में देयर आर टू टाइप्स, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट में देयर थ्री कंपोनेंट्स। तो कौन से कंपोनेंट्स है? एक है फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने मेंशन किया वो वाला है। ओके, डन। नेक्स्ट उसके बाद जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दैट मींस इट इज नोन एज द, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज द चेंजिंग स्टॉक। तो चेंजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर करती है कि हेल्थ सेक्टर्स के बीच एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन सेक्टर्स के पीछे जो भी एक्सपेंडिचर करती है, तो जो भी एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन के पीछे करती है तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर है वो किस पे आएंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर उसके बाद जो है कि फॉलोइंग स्टेप ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीडीपी एमपी। Expenditure matter is always start from GDP MP. So first of all is that private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation or plus net export. Okay, so private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and plus net export, इन सभी कंपोनेंट को एड ऑन करेंगे तो you got the GDP MP. And then after GDP MP, we calculate the NNP-FC. So NNP-FC, what is the formula of the NNP-FC? Only and only conversion. Gross से net जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? Depreciation माइनस करेंगे. डोमेस्टिक नेशनल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? So what are the precautions for calculating the expenditure method? So there are following the precautions. सबसे पहले कि हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते। देन दूसरा जो एक्सपेंडिचर है, जो फाइनेंशियल असेट्स पे आपने जो भी पैसा स्पेंड किया हुआ है, जैसे बॉन्ड है, शेयर है, उसके पीछे जो भी पैसा स्पेंड किया हुआ है तो वो हम लोग कंसीडर नहीं करते।
सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिस नोन एज अ ट्रांसफर पेमेंट, जैसे एक्स ओल्ड एज पेंशन है, सॉरी फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप्स है, सो दिस एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में एक और कंपोनेंट है कि सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज नेशनल इनकम में ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइनल गुड्स ही कंसिडर होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कभी कंसिडर होता नहीं है। Next is sum number 1, calculate the GDPMP from the market price. Okay. तो GDPMP हमारा तो यहाँ पे सम नंबर 1 में क्या दिया कि गवर्नमेंट कंजम्पशन फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग फ्रंट दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ही करनी है, तो क्या क्या होगा कैलकुलेट करें। चलो, सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 73510 प्लस उसके बाद क्या होगा ग्रॉस 132,480 प्लस प्लस 31700, ओके, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी 48120 माइनस 56,640, बताओ आंसर कितना होगा। सो आंसर इज, एक सेकेंड, प्लस 7,850 ओके, नेक्स्ट इज सम नंबर 2। अब सम नंबर 2 में क्या है कि आपको एनएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसी टर्म दी गई हो तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा कौन सा होता है, स्टेप नंबर जीडीपी एमपी। सो जीडीपी एमपी की फॉर्मूला क्या होती है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ओके। चलो, सो हमारे सब में दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, तो वो कितना दिया हुआ है 10 लाख दिया हुआ है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन तो वो कितना दिया हुआ है 1,25,000 दिया हुआ है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस तो वी आर कंसीडर एज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, वो कितना दिया हुआ है 2,50,000 दिया हुआ है, राइट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी 60,000 माइनस 90,000, सो 11,25,000 11,25,000 प्लस 2,50,000, तो आंसर इज आपका 13,45,000, ओके डन। अब 13,45,000 में से हम लोग जीडीपी एमपी से हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एनएनपी। तो 13,45,000 उसमें से डेप्रिसिएशन कितना है, ओके, देन आफ्टर एन फीफा कितना है 500, सो डोमेस्टिक से नेशनल एन फीफा को क्या करेंगे प्लस करेंगे। So answer is 12,92,500. Next is the sum number 3. Calculate the GNP MP. अब GNP MP को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो GNP MP को कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, राइट। सो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो नोन एज द प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंड, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इंक्रीजिंग इन्वेंटरी इज आल्सो कंसिडर एज अ चेंजिंग स्टॉक, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीडीसीएफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ओके। चलो कर दो फटाफट।
यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 10 लाख। एनएनपीएफसी आपको दिया हुआ है 25 लाख। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस आपको 30 लैक्स दी गई है। नेट एक्सपोर्ट आपको 10,000 दिया गया हुआ है। डिप्रीशिएशन आपका है 25,000। एन फीफा आपका है 30,000 और एनआईटी है आपका 5,000। राइट, कैलकुलेट जीएफसीई, कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपका सम्स है। राइट, तो अब आपको कैलकुलेट करना है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वन बाय वन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यस, जीएफसी हमें कैलकुलेट करना है। ये वाली फॉर्मूला बनेगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस डेप्री प्लस एनफीफा माइनस एनआईडी। चलो, सो हम लोग आपको एनएनपीएफसी दिया हुआ है 25 लैक्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 10 लैक्स। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो उसको एक्स अजम्पशंस करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशंस आपको नहीं, जीरो नहीं, एक्स। नेट एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है 10,000। डेप्री आपको 25,000 दिया हुआ है। एन फीफा आपको दिया हुआ है 30,000 और एनआईटी आपको दिया हुआ है 5,000। तो अब हम लोग कैलकुलेट करें, 13 लाख प्लस 10 लाख दैट मीन्स 40 लाख, 40 लाख 40 लाख 10,000, 40 लाख 40,000, 40 लाख 40,000 माइनस 30,000। हमें एनएनपीएफसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हम यहाँ पे एनएनपीएफसी की वैल्यू को 25 लाख की जगह पे हम लोग 50 लाख कर देते हैं, क्योंकि फिर आंसर नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पे मैं 50 लाख, क्योंकि आपका जो आंसर जो है, राइट, 30 प्लस 10 40, 40, 40 लाख 10,000, 40 लाख 40,000, 40 लाख 40,000 माइनस 30,000। सो 40 लाख 10,000 आएगा ना आंसर। ओके, नंबर मिस्टेक में 40 20 बोला था। ओके, पर यहाँ पे 40 लाख 10,000 आएगा प्लस एक्स। एक मिनट,
40 lakh 10,000. यस 90,000 इस साइड जाएगा, इक्वल टू x. सो x इक्वल 9,90,000, 40 लाख 10,000 है प्लस x है. हाँ तो 50 माइनस 10 दैट मीन्स 40, 40 माइनस 30 तो कितना होगा 20. ओके 20 प्लस 10,000, 20 लाख 10,000 प्लस 30, 20 लाख 40,000. ओके 20 लाख 40,000 माइनस 30,000 कर. So 50 lakh minus 40 lakh 10,000. So answer is the 9 lakh 90. ऐसे स्पेसिफिक कंपोनेंट वाले सम्स पूछेंगे. सम नंबर 7. On the basis of information given the below the estimate GNP MP और GDP MP. So यहाँ पे personal final consumption expenditure, it is also known as the private final consumption expenditure. गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और इंक्रीजिंग इन्वेंटरी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा. ओके देन आफ्टर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट मिलेगा. देन हमें फाइंड क्या करना है, पहले जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी. ओके तो चलो कैलकुलेट करो कैसे करेंगे. सब नंबर 8 में आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी और एनडीपीएफसी. ओके सो जीडीपी एमपी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ है. ओके चेंजिंग स्टॉक और ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. अब देख पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. ओके यानी टोटल शॉर्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. देन आफ्टर नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी. चलो ये सब करते हैं. सो सबसे पहले जीडीपी एमपी. तो जीडीपी एमपी की फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एमपी दैट मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब सब में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है कितना 80,000. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 प्लस 10,000 यानी 30,000. देन चेंजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट 20 प्लस 30 तो ये होगा आपका 50,000 और नेट एक्सपोर्ट आपका 0 है. तो जीडीपी एमपी 80 प्लस 20 तो 50, 1,60,000 आएगा. आ गए जीडीपी एमपी. जीएफसी 30,000 होगा और जीडीसीएफ होगा 50,000. और जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी जाना है तो बट ऑब्वियस है कि एनफीफा को हम लोग प्लस करेंगे 160. यहाँ पे आपको एनफीफा माइनस में दिया हुआ है तो 160 माइनस 5 तो आंसर इज द 1,55,000. और जीएनपी एमपी से हम लोग एनडीपीएफसी जाएंगे तो ग्रॉस से नेट यानी डेप्रीशिएशन होगा. देन आफ्टर नेशनल से डोमेस्टिक एंड फीफा आपका माइनस होगा. ओके और मार्केट प्लेस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी होगा.
So 3000 minus 1500. So आपका आंसर होगा 1,53,500. एड ऑन होगा क्या, एड ऑन नहीं होगा, तो ये चीज आपको पढ़ने की है और कुछ है नहीं. सो कौन सी आइटम नेशनल इनकम में एक्सक्लूडेड होगी और इंक्लूडेड होगी, ये जो क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं, 3 ट्रांजेक्शन पूछते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस, तो इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट. यस, इट विल बी इंक्लूडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, क्योंकि रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आया था. फिर लॉटरी प्राइस नॉट इंक्लूडेड, Not included. राइट. इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, तो हम लोग लाइक स्टॉक की प्राइस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट इज अ कंजम्पशन पर्पस, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो नेशनल डेट इंटरेस्ट आपको ऐसा पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉई बाय एम्प्लॉयर, इसको कंसिडर करेंगे. यस, बिकॉज द पेमेंट इन काइंड, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. सो दीज ऑल आर दियर ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे. ऐसे आपको कुल मिला के कुछ 85 ट्रांजेक्शन्स मैंने दिए हैं. हाँ, एक बार ये आप रीड कर देना. सो चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. एक और कंसेप्ट है जीडीपी वेलफेयर, ये हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं कि जीडीपी वेलफेयर क्या है. देन सो जीडीपी वेलफेयर का मतलब ये होता है कि कैपेसिटी टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. और जनरली ये वेलफेयर किस पे डिपेंड्स है, तो वेलफेयर डिपेंड्स है इनकम ऑफ पर्सन पे डिपेंड है. जितनी इनकम अच्छी होगी उतना ही वेलबींग अच्छा होगा, जितनी इनकम कम होगी उतना ही वेलबींग कम होगा. So we know that कि GDP measure value of the goods and services produced in a domestic territory of country in a particular year. But GDP is again and again distributed among the factor of production as income. Since goods and services satisfy the wants of the people, GDP is often used the measure of satisfaction. GDP किसके लिए use है? Satisfaction और welfare of the people के लिए use हो रहा है. So जितना GDP की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वेलफेयर की वैल्यू ज्यादा होगी. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जीडीपी इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन एज ए इनकम. जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एज ए इनकम के तौर पे वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. आज मान लो कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को सेटिस्फाइड करेगा उतना ही जीडीपी जो है वो आपका इंक्रीज होगा. जितना जीडीपी इंक्रीज होगा उतने ही लोगों के वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होंगे, और जितना वेलफेयर इंक्रीज होगा उतनी ही इनकम लेवल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आज मान लो कि जीडीपी रियल जीडीपी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है. तो जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये जो प्रोडक्शन जो है वो किसको जाएगा, कि ये बफर स्टॉक यानी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पास जाएगा. फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पास जाके वो पीडीएस के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा. यानी जितना जीडीपी इंक्रीज होगा, जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उतने ही लोगों के वेलफेयर इंक्रीज होंगे. और वेलफेयर इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियसली लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे आपको ऐसे कि जीडीपी फेल टू सर्व एज एडिक्वेट इंडेक्स वेलफेयर, तो मेजर लिमिटेशन उसमें भी सर्टेन लिमिटेशंस है. अब लिमिटेशंस है क्या, तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द जीडीपी. अब काफी बार क्या हो रहा है कि जीडीपी मे नॉट कंट्रीब्यूट द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, और इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. आज मान लो कि आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ओके, आपका जो जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. अब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम भी आपकी इंक्रीज हो रही है. ओके, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है. Okay, so what is the formula of the per capita income? So per capita income की formula ये है
कि टोटल नेशनल इनकम पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखो कि पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि पर पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम है। अब इंडिया का एज ऑफ नाउ पर कैपिटा इनकम है 5050 डॉलर। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अब 5050 डॉलर हम लोग मान के चलते हैं और डॉलर की प्राइस 80 रुपीज है। सो 5050 इंटू आप 80 रुपीज करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 लाख। तो उसका मतलब ये है कि 4,04,000 ये तो पर पर्सन की इनकम है, लेकिन इंडिया में इतनी पर पर्सन की इनकम तो है नहीं। खरीद में तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो रही है? अनइक्वली हो रही है। सो दैट्स व्हाई रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर हो रहा है। इंडिया में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो होगा क्या कि जो मेजर रुपीस जो है वो रिचर सेक्शन के पास आएंगे, क्योंकि मेजर प्रोडक्शन रिचर सेक्शंस कर रहा है। गवर्नमेंट मेजर हेल्प जो रिचर सेक्शंस को कर रही है, तो रिच रिचर होता जाएगा और पुअर पुअर होता जाएगा। क्योंकि आज मान लो कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसकी डिमांड है लेकिन सामने सप्लाई नहीं है, तो प्राइसेस भी इंक्रीज होगी। ओके अब प्राइस इंक्रीज हो तो रिचर सेक्शन को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन बड़ी इंपैक्ट किसको आएगी? पुअर सेक्शन को आएगी। और तो पुअर सेक्शन अफोर्डेबल नहीं कर पाएगा, रिचर सेक्शन अफोर्डेबल कर पाएगा। ओके तो इस केस में रिचर और पुअर के बीच में जो गैप है वो गैप डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर हुआ। तुम मान ले कि पर कैपिटा इनकम क्या, पर कैपिटा इनकम क्या इंडिकेट करती है? पर पर्सन की इनकम इंडिकेट। आज इंडिया की एवरेज पर्सन की इनकम क्या 4,04,000 है? इंडिया में तो 4,04,000 डॉलर इनकम है, तो यार कोई बेगर्स नहीं होगा। ओके तो लाइक सभी लोगों को अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी की इनकम 4,04,000 है, यानी 4,04,000 का मतलब आपकी पर मंथ की इनकम ऑन एवरेज 30,35,000 हुई। सो इंक्लूडिंग द रूरल एरिया ऑल्सो। ओके इंडिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रूरल एंड अर्बन। ये पूरे इंडिया की बात है तो रूरल एरिया के लोगों की भी इनकम 30,500 होगी, 35,000 होगी। अब 35,000 इनकम है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आज तू रियलिटी देख कि मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं, मेट्रो में भी सर्टेन पोर्शन एरिया में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी वैसी ही है जो रूरल एरिया में है। ओके काफी सारे लोगों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ता है। और प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट ओनली रिचर सेक्शन अफोर्ड कर सकता है, पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये तो क्या बात हुई कि जो पैसा कमा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अदानी वाला एग्जांपल। गौतम अदानी जो था, राइट, लास्ट हम लोग 5 इयर्स की बात करें तो लास्ट 5 to 10 इयर्स में उनका न वर्ल्ड में न कंट्री में कोई रैंक नहीं था। सडनली 5 to 10 इयर्स में उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को एक्विजिशंस किया, बहुत सारे बिजनेस को बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर किया, एंड देन आफ्टर ही बिकेम अ रिच पर्सन। आज मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही है, सीएनजी की प्राइस बढ़ रही है, तो इसको तो बेनिफिट ही है। तो लाइक कौन पीस रहा है? पीस तो मिडिल बंदा, मिडिल क्लास पीस रहा है, या लोअर क्लास जो है उसको पीस रहा है। यानी ये जो लोग हैं पुअर पुअर होते जा रहे हैं, रिचर रिचर होते जा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे जीडीपी जो है कैन नॉट बी सेड द प्रमोट द वेलफेयर, रादर इट में लोअर डाउन द वेलफेयर ऑफ दैट पीपल। कि लोगों के वेलफेयर जो है वो क्या हो रहे हैं कि वो तो डिक्लाइनिंग हो रहे हैं, लोगों के वेलफेयर जो है वो क्या हो रहे हैं? डिक्लाइनिंग हो रहा है।
ओके कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, रिचर सेक्शन अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हो रही है, लेकिन लोअर सेक्शन की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, तो लोअर सेक्शन की जो वेलफेयर है वो तो डिक्लाइन हो रहा है। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन आज भी इकोनॉमी में कहीं 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 जगह पे राइट बार्टर सिस्टम चलती है। सो बार्टर सिस्टम इज ए नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। उसको हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं कि नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम लोग जीडीपी में कंसिडर नहीं करते नहीं हैं। करते। ओके तीसरा जो एक्सटर्नलिटीज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली एक्सटर्नलिटीज के देयर टू टाइप्स, हार्मफुल इफेक्ट है और एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। अब मान लो कि आपके घर के आसपास गार्डन है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट होगा कि आपको फ्रेश एयर मिलेगी। ओके आपको लाइक मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल आपकी कंडीशंस भी क्या होगी, अच्छी होगी। सो एक्सटर्नलिटीज जो है यानी ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। लेकिन मान लो कि आपके घर के पास में बड़ी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री क्या कर रही है कि पॉल्यूशन कर रही है यानी हार्मफुल इफेक्ट कर रही है। की वजह से लाइक ये जो फैक्ट्री जो है, जो लाइक हम लोग डंप बोलते हैं, वो जो डंप जो है वो रिवर में लाइक रिवर में छोड़ देती है। इस डंप की वजह से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों हो रहे हैं। और वाटर पॉल्यूशन की वजह से काफी सारे जो इंसेक्ट्स जो है, काफी सारे वाटर एक्वेटिक्स एनिमल्स जो है उनकी डेथ हो रही है, उनकी जो स्पीसीज जो है वो यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लुप्त होते जा रहे हैं। ओके तो ये जो इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आ रही है, ग्लोबल इम्पैक्ट आ रही है राइट, तो उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट जो है तो उसकी कॉस्ट तो कोई देता नहीं है राइट। ये जो सारा लॉस हुआ उस लॉस का जो कंपनसेट होगा, वो कंपनसेट कौन होगा, तो वो तो कोई करता नहीं है राइट। तो दिस इज नोन एज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को हम लोग जीडीपी में कंसीडर नहीं करते, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को जीडीपी में कंसीडर करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि कंपोजिशंस ऑफ द जीडीपी, तो जीडीपी इज आल्सो नॉट अ ट्रू मेजर welfare. It does not consider the compositions of output. If the output of the country consists a larger quantity, मान लो कि वॉर गुड्स बन रहा है, अब वॉर गुड्स जो है वो टोटली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से लोगों की वेल बीइंग जो है वो इतनी अच्छी होगी नहीं। ओके लोगों का जो वेलफेयर है वो बहुत कम होगा राइट। तो लाइक कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हम लोग वॉर गुड्स को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर गुड्स जो वो कौन सा गुड्स है, टोटली नॉन डेवलपमेंट। इफ द प्राइस लेवल इज इंक्रीज, द जीडीपी विल बी एस्टिमेटेड द हायर वैल्यू विदाउट प्रपोर्शन इंक्रीजिंग आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, which will not be true index of the welfare. अब इंक्रीजिंग जीडीपी में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन, कि आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो जीडीपी इंक्रीज होने का रीजन एक भी ये भी है कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है। इफ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो जीडीपी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, सो इट डजंट मेक अ सेंस कि लोगों के वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो विच विल नॉट बी ट्रू इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर, ये ट्रू इंडेक्स नहीं है। सो चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड।